नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आज जैश ए मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने आसिम मुनीर के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ फंस गया, पूरी तरह एक्सपोज हो गया। और यह खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें बर्थडे से ठीक पहले हुआ है। जैश के आतंकी और कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने कैमरे पर यह कबूल किया कि हिंदुस्तान ने 7 मई की रात जैश ए मोहम्मद के आका मसूद अजहर के अड्डे पर हमला किया था, एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें मसूद अजहर का पूरा खानदान खत्म हो गया। मसूद अजहर के लड़के उड़ा दिए गए। जैश का कमांडर खुद कह रहा है कि भारत ने बहावलपुर में जैश के आतंकियों का कीमा बना दिया। उसने यह भी खुलासा किया कि भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने फौज के कमांडर्स को ऑर्डर दिया कि मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में जाओ और उन्हें सलामी दो। मतलब आपने लश्कर और जैश के आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज की जो तस्वीरें देखी थी, वो सलामी मुनीर के ऑर्डर पर दी जा रही थी। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने 75वें जन्मदिन से पहले एक कसम खाई है कि पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकियों के आकाओं को भी खत्म करेंगे। अगर मुनीर और उसकी फौज, अगर मसूद अजहर और हाफिज सईद के मददगार पाताल में भी बैठे हों तो पाताल में घुसकर उन्हें मारेंगे। 17 सितंबर के बाद यही होने वाला है और इसके शुरुआती रुझान पाकिस्तान से मिलने लगे हैं। अब तक 140 नरेंद्र मोदी के 74 से 75 वाले साल में इतने आतंकवादी निपट चुके हैं। नरेंद्र मोदी के 75 से 76 वाले साल में और कितने आतंकवादी निपटेंगे? मुनीर देखता रह गया। मोदी एक एक करके टॉप आतंकवादियों का काम तमाम करते चले गए। जो आतंकी जहां छिपा था वहां मारा गया। मोदी ने ऐसा कॉवर्ट ऑपरेशन चलाया, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो या कोई और आतंकी संगठन हो, सबको पता है यह मोदी है, छोड़ने वाला नहीं है। अभी खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन कहीं भी हो, हाँक दिया जाएगा। पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी, करके रहेगी, करके रहेगी। नरेंद्र मोदी पाताल लोक से भी ढूंढ कर निकालेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मोदी पाताल लोक में घुसकर आतंकवादियों का नामो निशान मिटाएंगे। 74 से 75 के बीच ये मोदी का वादा था जो उन्होंने पूरा किया और अब 75 से 76 के बीच ये नरेंद्र मोदी का इरादा है। नरेंद्र मोदी की 75 से 76 वाली हिट लिस्ट रेडी है। इसमें हाफिज सईद टारगेट नंबर 1 है, मसूद अजहर टारगेट नंबर 2 है, जकीउर रहमान लखवी टारगेट नंबर 3 है, सैयद सलाहुद्दीन टारगेट नंबर 4 है, साजिद मीर टारगेट नंबर 5 है, यूसुफ मुजम्मिल टारगेट नंबर 6 है, हाफिज तलहा सईद टारगेट नंबर 7 है, दाऊद इब्राहिम टारगेट नंबर 8 है, सैफुल्लाह कसूरी टारगेट नंबर 9 है और अमीर हमजा टारगेट नंबर 10 है। इस लिस्ट में कई और नाम भी हैं। नरेंद्र मोदी ने कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक्शन प्लान रेडी करने को कह दिया है। मोदी के 75 से 76 वाले साल में आतंक और आतंकवादियों का काम तमाम करने वाली स्ट्रेटजी पर काम शुरू भी हो गया है और इसका पूरा डेमो, उसकी पूरी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री को दे दी गई है। यानी ये तय मानिए कि अगली बार आतंकवादियों के अड्डे वैसे ही धुआं धुआं होंगे जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। आतंकवादियों के चीथड़े वैसे ही उड़ेंगे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उड़ाया गया था।
ये दहशतगर्दी की बकवास। और इसका डर मुनीर के आतंकवादियों के चेहरे पर अभी से दिखने लगा है। ओपन सोर्स के हवाले से जैश ए मोहम्मद के आतंकी और जैश के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का कैमरे पर कबूलनामा आया है, जिसमें ये रोते रोते ना सिर्फ ये बता रहा है कि कैसे 7 मई को हिंदुस्तान ने मसूद के पूरे खानदान के चीथड़े उड़ा दिए, पर खच्चे उड़ा दिए, बल्कि ये आतंकी डर डर कर बाकी आतंकवादियों के पते भी बता रहा है और मान रहा है कि मोदी छोड़ने वाला नहीं है। सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए। दिल्ली की तिहाड़ जेल को तोड़कर मुशरिकीन के पंजे से निकलकर अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान आते हैं तो उनके नजरियात, मिशन और उनके प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए भी बालाकोट की मट्टी ही उनको ठिकाना देती है। उसामा बिन लादेन हो, वो भी इसी मट्टी पे नजर आता है। दिल्ली और बम्बई को टहलाने वाला अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर नजर आते हैं। मुझे ये बात बताइए कि आज अल्लाह की जमीन के ऊपर 58 घंटे की इंडिया और पाकिस्तान के माबेन तैयारों की फाइट होती है, जंग होती है। एटमी मुल्क आपस में टकराते हैं। वो मोदी जो कल पाकिस्तान को मट्टी का ढेर कहता था, 25 साल तक ये कलह, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, कीमा बन गए। सुना आपने, जैश का आतंकी खुद मान रहा है कि 7 मई को हिंदुस्तान ने मसूद अजहर के खानदान का कीमा बना दिया, उनके चीथड़े उड़ा दिए। इस काम को इंडियन एयरफोर्स ने अंजाम दिया। और अब नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी आतंकियों का कीमा बनाने वाले प्लान के सेकंड फेज पर काम शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी अगले 1 साल में पाकिस्तानी आतंकवादियों का कीमा कैसे बनाएंगे, इसका एक टीजर सदन कमांड ने जारी कर दिया है। फायर पावर की ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जिसे देखकर ना मसूद चैन से सो पाएगा, ना हाफिज को ही नींद आएगी। मोदी ने वादा किया है, पाताल लोक से सभी आतंकियों को ढूंढकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और 75 से 76 वाले साल में मोदी के इरादों ने अभी से मुनीर की हार्ट बीट बढ़ा दी है। पाकिस्तान के हर आतंकी को लॉक कर लिया गया है। एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और हिंदुस्तान के इस एक्शन के डर का लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान में कैसे हो रहा है, अब आपको ये दिखाते हैं। अब सवाल है कि 75 से 76 वाले साल में मोदी आतंकिस्तान का इलाज कैसे करेंगे। इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि भारत अपनी सैन्य ताकत में और इजाफा करेगा, घातक हथियारों को इंपोर्ट भी करेगा और अपने घर में भी बनाएगा।
नरेंद्र मोदी ने कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को फुल स्केल में फ्यूचर अटैक की तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं और इसी तैयारी के तहत इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में इजरायली एयर टू सरफेस मिसाइल रैम्पेज की संख्या बढ़ाने जा रही है। 250 से 300 किलोमीटर की रेंज वाली रैम्पेज मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम रोल अदा किया था। इजरायली रैम्पेज मिसाइल एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है जो एक साथ कई टारगेट्स को नष्ट कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट्स ने ब्रह्मोस, स्कैल्प और रॉक्स के अलावा जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था उनमें रैम्पेज मिसाइल भी शामिल थी। इसके अलावा आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स अनमैन्ड स्टेल्थ जेट्स के 20 स्क्वाड्रन भी इंडक्ट करने जा रही है जिसमें कम से कम 300 से 400 एयरक्राफ्ट होंगे। साधारण भाषा में समझें तो इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर अटैक के लिए अपनी एयर स्पेस में ही रहकर आतंकियों के परखच्चे उड़ाने वाले प्लान पर काम कर रही है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने हाई ऑल्टीट्यूड पर मौजूद फ्रंट लाइन पर एमुनिशंस की डिलीवरी के लिए भी अब ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें कुछ घंटों पहले ही जारी की गई हैं, यानी अब की बार तैयारी तगड़ी है। और यह तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब जैश-ए मोहम्मद के आतंकी और कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने खुद ही कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ और पाकिस्तान की पूरी फौज भी आतंकियों की तरह भारत के खिलाफ जिहाद कर रही है। गौर से सुनिएगा। एक कमांडो मुक्का लहरा के कहा करता था कि पाकिस्तान के अंदर मौलाना मसूद अजहर सरवाइव नहीं करेगा, मौलाना मसूद अजहर नहीं चलेगा। मेरे तहरीकी लोगों, खौफ और डर की बात नहीं है। मौलाना की तरबियत, मौलाना का तरीका, उस्लूब और मनहज, मौलाना का एतदाल और मौलाना की सच्चाई बता रही है कि भावलपुर के अंदर वो मासूम 2-2, 4-4, 5 साल के बच्चों के ताबूत निकलते हैं और इधर GHQ उसे आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। कोर कमांडर इनके जनाजे में शरीक होगा, फजाइया इनके जनाजों पर पहरा देगी, आर्मी के जवान अपनी वर्दी के अंदर इनको सलामी पेश करेंगे। 25 साल सबर, हिम्मत, इस्तिकामत के बाद आज हम रियासत को, बर्री और बहरी फजाई फौज को जिहादी नजरिए के ऊपर लेकर आए हैं। शुहदा जैश-ए मोहम्मद के हैं, इंतकाम लेने वाली पाकिस्तान की फजाइया है। बताओ ये सच्चाई है या नहीं है? अगर नबी की उम्मती हो तो याद रखो, इश्क मुस्तफा और इश्क सहाबा के दावेदार हो तो याद रखो कि ये जिहाद क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। अगर तुम्हें जिहाद से एलर्जी है तो इस उम्मत में एक और मुस्तकिल हर दौर में एक मसूद अजहर पैदा होता रहेगा। नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर नहीं, आतंकवादियों के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तान में जैश और लश्कर के आतंकवादी फुल प्रोटेक्शन में इधर उधर घूम रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, मगर अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अननोन गनमैन ने इन सारे आतंकियों की एक एक डिटेल ले ली है, एक एक लोकेशन ट्रैक कर लिया है। दिल्ली से गो अहेड मिल चुका है। इजराइल ने एक बार फिर वॉर का सायरन बजा दिया है। गाजा सिटी के बाहर इजराइल के टैंक पहुंचे हुए हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है इजराइल ने। रात भर इजराइल के ड्रोन, मिसाइल ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इन हमलों में अब तक 41 लोगों की जान जा चुकी है। 3,20,000 लोगों ने शहर छोड़ दिया है। गाजा सिटी को छोड़ने के लिए हजारों लोग बॉर्डर पर खड़े हैं क्योंकि इजराइल ने यह कह दिया है कि वो तब तक नहीं रोकेगा जब तक पूरे गाजा पर उसका कब्जा नहीं हो जाता। अब इजराइल के खौफ से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में दहशत मच गई। हालत यह हो गई
कि ओआईसी और अरब लीग के 50 से ज्यादा देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। दोहा में नेटो जैसा संगठन बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, यूएई, अरब समेत 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं। क्या मुस्लिम वर्ल्ड को इजराइल के हमलों से मुस्लिम नेटो ही बचा पाएगा? क्या मुस्लिम नेटो के पास इजराइल को शिकस्त देने की ताकत होगी? दुनिया में एक और नेटो बनेगा तो ट्रंप क्या करेंगे? मुस्लिम नेटो के पास पाकिस्तान का एटम बम भी होगा तो इंडिया का क्या स्टैंड होगा? वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक क्या गाजा पट्टी के रास्ते आ रही है? आइए देखते हैं। नेतन्याहू झुकेगा नहीं। गाजा पर गोला रुकेगा नहीं। नेतन्याहू का क्रोध प्रचंड। हमास का अब द एंड। गाजा पर फुल कब्जे की तैयारी। इस्लामिक नाटो की बदले की तैयारी। लेकिन नेतन्याहू अकेला है भारी। इजराइल न रुकेगा न झुकेगा। हमास को मिटाकर ही अब दम लेगा। जो भी हमास को छिपाएगा, जो भी हमास को बचाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। नेतन्याहू ने 8 से 10 सितंबर के बीच में महज 72 घंटों में हमास को छिपाने वाले, हमास को बचाने वाले उन 6 इस्लामिक देशों गाजा, सीरिया, लेबनान, यमन, ट्यूनीशिया और कतर पर हवाई हमला कर ये संदेश दे दिया है। हमास को जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमला करना छोड़ेंगे नहीं। इजराइल के इस हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसी के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। खास तौर से मुस्लिम देशों के संगठन में 2 बड़े संगठन सबसे ज्यादा परेशान हैं, ओआईसी और अरब लीग। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यूएन के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। 57 मुस्लिम देश इसमें शामिल हैं। मकसद मुस्लिम देशों के हित की रक्षा करना। 25 सितंबर 1969 को ओआईसी का गठन हुआ। ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की समेत 57 देश इसमें शामिल हैं। अरब लीग में 22 देश हैं जो इजराइल के चारों तरफ के हैं। सब मिडिल ईस्ट के देश हैं। खासकर कतर पर इजराइल के हमले की वजह से पूरी दुनिया से इजराइल ने लड़ाई मोल ली है। वो देश भी इजराइल के हरकत की निंदा कर चुके हैं जो इसके पक्ष में रहा करते हैं। लेकिन इजराइल ने कह दिया है, कोई मतलब नहीं है, जो भी हमास को बचाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हमने 7 अक्टूबर के नरसंहार को अंजाम देने वाले आतंकवादी मास्टरमाइंडों पर कार्रवाई की।
हमने कतर में ऐसा किया जो आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देता है, उन्हें पनाह देता है, हमास को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, अपने आतंकवादी संगठनों को आलीशान बंगले देता है, उन्हें सब कुछ देता है। इसीलिए हमने ठीक वही किया जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद किया था। मैं कतर और उन सभी देशों से कहता हूं कि जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, या तो आप उन्हें खदेड़ दें या फिर उन्हें न्याय के कटघरे मिलाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। Or you bring them to justice, because if you don't, we will. नेतन्याहू की इसी कसम के बाद इस्लामिक देशों में हड़कंप मच गया है। अरब लीग और ओआईसी ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों की नाटो जैसे साझा इस्लामिक मिलिट्री बनाने की कवायद शुरू की गई। दरअसल इन देशों में भी डर फैल गया है कि इजराइल उन पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि इसमें कई देश ऐसे हैं जो हमास के नेताओं को या तो शेल्टर देते हैं या शेल्टर देते रहे हैं। इनको डर इस बात का है कि कहीं इजराइल का अगला निशाना सऊदी अरब, तुर्की और इराक तो नहीं है। इस डर की वजह भी है क्योंकि तुर्की हमास का खुले तौर पर समर्थन करता है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान संसद में कह चुके हैं, हमास आतंकी संगठन नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। तुर्की में हमास के नेताओं का आना जाना लगा रहता है। जनवरी 2025 में ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने राजधानी अंकारा में हमास नेता मोहम्मद इस्माइल दरवेश से मुलाकात की थी। सीरिया के मुद्दे पर भी तुर्की और इजराइल आमने सामने आते रहते हैं। पिछले साल सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ। तुर्की अहमद हुसैन अल शरा की नई अंतरिम सरकार का समर्थन करके अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और इजराइल यही नहीं चाहता। इस्लामिक कंट्रीज में खौफ क्यों है? क्योंकि इजराइल को किसी इस्लामिक नाटो का खौफ नहीं है। इसी से समझ लीजिए, दोहा में इजराइल के खिलाफ जब अरब लीग और ओआईसी इस्लामिक नाटो पर मीटिंग चल रही थी, इजराइल की फौज गाजा पर जमीनी हमले के लिए आगे बढ़ रही थी। गाजा पर इजराइल ने और भी तेज हमला शुरू कर दिया, क्योंकि इजराइल ने अब कह दिया है गाजा पर अब कोई समझौता नहीं होगा, अब संपूर्ण कब्जा होगा। इजराइल ने गाजा सिटी में ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। यह हमला गाजा सिटी के बाहरी इलाकों से शुरू हुआ है। यहां रात भर इजराइल के हवाई हमले भी जारी रहे। इन हमलों में अब तक 41 लोग मारे गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक लगभग 3,20,000 लोगों ने शहर को छोड़ दिया है। गाजा की सीमा पर इजरायली टैंक तैनात कर दिए गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में जमींदोज की जा रही हैं। पूरा गाजा खंडहर बना दिख रहा है। धूल और धुएं का गुबार है और रुक रुक कर धमाकों की आवाजें आ रही हैं। इजराइल किस लेवल पर हमला कर रहा है, उसकी तस्दीक खुद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉट्ज ने की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि गाजा जल रहा है, हमारे सैनिक बहादुरी से लड़ रहे हैं, अब हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। मुस्लिम देश इस्लामिक नाटो का खौफ या प्रेशर इजराइल बिल्कुल नहीं ले रहा है, क्योंकि अमेरिका भी इजराइल का इसमें पूरा साथ दे रहा है। यह स्टेटमेंट मार्को रूबियो का है जब वो इजराइल में थे। सुनिए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। खैर, जैसा कि आपने देखा, इजरायलियों ने वहां कार्रवाई शुरू कर दी है। इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कम समय है जिसमें कि सौदा हो सकता है। हमारे पास अब महीने नहीं हैं और शायद हमारे पास कुछ दिन और शायद कुछ हफ्ते ही हैं। इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण क्षण है, एक महत्वपूर्ण क्षण। ये वही अमेरिका है जो कतर को सुरक्षा देता है। ये वही अमेरिका है जिसके राष्ट्रपति ट्रंप को कतर $400 बिलियन का बोइंग गिफ्ट में दे देता है। ये वही अमेरिका है जो ऐसे धोखा भी देता है। भारत की तरह कतर को भी ट्रंप की नीति का एहसास हो गया होगा कि ट्रंप का जहां फायदा होता है वो उसी का साथ देता है। अमेरिका इजराइल से तो कुछ नहीं कह रहा है, कतर से कह रहा है बातचीत करो, समाधान खोजो। लेकिन मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ इकट्ठा होने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।
इजराइल के खिलाफ सभी अरब और इस्लामिक देशों के प्रतिनिधियों का 15 सितंबर को दोहा में आपातकालीन अरब इस्लामिक सम्मेलन हुआ। ये एक इमरजेंसी मीटिंग थी जो इजराइल के कतर पर हमले के बाद बुलाई गई। समिट में अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC के 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। लेबनान के राष्ट्रपति जनरल जोसेफ ऑन, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमोन और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा भी बैठक का हिस्सा थे। न्यू एजेंसी राइटर की माने तो समिट के लिए तैयार ड्राफ्ट में लिखा गया है कि इजराइल का कतर पर क्रूर हमला, नरसंहार, जाति आधार पर हमले, भुखमरी, घेराबंदी और विस्तार नीतियां शांति और एकजुटता के लिए खतरा है। इससे पहले 14 सितंबर को भी अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इस बैठक में समिट का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस नाजुक ऐतिहासिक क्षण में समन्वय और सहयोग के लिए एक अरब इस्लामी संगठन बनाना हमारे लिए जरूरी है, जो हमें अपने आसपास की प्रमुख सुरक्षा, राजनीति और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाए। ऐसा तंत्र स्थापित करने से हम अपनी क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। यह मोर्चा हमारी सुरक्षा और हमारे साझा हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम है। लेकिन सवाल है कि जिस अमेरिका तक की इजराइल को कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, वो इजराइल के खिलाफ इस्लामिक नाटो को क्या बनने देगा? वो भी तब जब मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े मुस्लिम देश अमेरिका के सामने बोलने तक से डरते हैं। दोहा में हुई मुस्लिम देशों की मीटिंग में मिस्र ने नाटो जैसा एक साझा मिलिट्री बनाने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में लिखा गया कि अगर किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो सैन्य बल के इस्तेमाल की इजाजत सदस्य देशों और सैन्य नेतृत्व से सलाह के आधार पर दी जाएगी और पाकिस्तान न्यूक्लियर क्षमता से मदद करेगा।